देखो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। बेसिकली इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमी क्या होती है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसके बारे में, और अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है, और साथ साथ एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है पीपीसी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें भी पहला सवाल था कि इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद सवाल आया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, देखो इकोनॉमिक्स वह सब चीज़ है। देखो कई सारे इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्री ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन बेसिकली पहले इकोनॉमिक्स क्या होता था, जब हम वेल्थ यानी धन के बारे में जो भी नॉलेज इकट्ठा करते थे या फिर स्टडी करते थे, उसे इकोनॉमिक्स बोलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो राजा महाराजा के धन या उनका रिजर्व होता था, उसका जो हिसाब किताब रखता था, उसकी स्टडी को भी इकोनॉमिक्स बोल देते थे। बाद में फिर टैक्स कलेक्ट करना है और कैसे उस टैक्स के पैसा जो आया है खजाने में उसको खर्च करना है, उसे कैसे एलोकेशन करना है, कैसे उस रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोले जाने लगा। उसके बाद जिस तरह से गवर्नमेंट्स बन गई, तो गवर्नमेंट किस तरह से रिसोर्सेज कलेक्ट करेगी और किस तरह से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, इसको इकोनॉमिक्स बोला जाने लगा। फिर एक इंडिविजुअल है, उसके पास 100 रुपये है, वो कैसे उन 100 रुपये को यूज़ करे कि जिससे उसकी सारी जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो भी संतुष्ट हो जाए और वो लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर पाए। इसकी स्टडी को भी इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा। तो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है, लेकिन एक बेसिक सी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी, एक साइंस है, एक विज्ञान है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। जब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती हैं हमारी और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, यानी हमारी इच्छाएं तो असीमित होती हैं लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। तो इसी प्रकार से डेफिनेशन बनी हुई है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स that arise because of the fact that resources are scarce in relation to our wants and scarce resources have alternative uses। ये इकोनॉमिक्स जो है ये उन्हीं इश्यूज़ को या प्रॉब्लम को डिस्कस करती है जो इसलिए इमर्ज होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, स्केर्स है। स्केर्स का मतलब होता है अभाव, कम होना, और इन रिलेशन किसके कंपैरिजन में, हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं। अगर मान लो दुनिया में गोल्ड असीमित होता, अनलिमिटेड होता, तो क्या गोल्ड की कोई मतलब हमें क्या सोचना पड़ता कि गोल्ड कहाँ से लाएं या गोल्ड का मैनेजमेंट करना पड़ता? नहीं। अगर हमारे पास हर चीज़ अनलिमिटेड होती, दूध मिल्क अनलिमिटेड होता, हमारे पास पैसे अनलिमिटेड होते, हर चीज़ अनलिमिटेड होती, तो क्या हमें मैनेज करना पड़ता? आपकी जेब में 100 रुपये की जगह अनलिमिटेड पैसा होता, तो क्या आपको डिसाइड करना पड़ता कि कौन सी इच्छा को मैं पूरा करूँ और कौन सी का ना करूँ? अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं और आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कौन सी वांट को या इच्छा को पूरा करूँ इन 100 रुपये से, तो ये भी इकोनॉमिक्स है। यानी इकोनॉमिक्स हर जगह यूज़ होती है। एक गवर्नमेंट से लेकर एक छोटा आम नागरिक भी इकोनॉमिक्स यूज़ करता है अपनी दैनिक जीवन में भी। तो इकोनॉमिक्स इमर्ज कैसे होती है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, कम होते हैं, किसके कंपैरिजन में, हमारी वांट्स के कंपैरिजन में, प्लस जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिल्क का केवल एक ही यूज़ होता कि मिल्क बच्चे को पिलाया जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चे को पिलाना था। लेकिन मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। मिल्क से आप चाय बना सकते हो, दूध बना सकते हो, लस्सी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, बर्फ़ी बना सकते हो, कुछ भी बहुत सारे यूजेस हैं। क्योंकि इतने सारे यूजेस हैं, अब जब मिल्क महंगा होगा, कॉस्टली होगा, तो केवल नेसेसरी यूजेस के लिए यूज़ किया जाएगा। जब सस्ता होगा तो सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना। जब महंगा हो जाएगा तो केवल बच्चे को पिलाया जाएगा, या जो बहुत ही अर्जेंट यूज़ है उनके लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मिल्क के यूजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस या वैकल्पिक प्रयोग बहुत सारे यूजेस होते ही नहीं, मिल्क केवल एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता, तो क्या हमें इतना सोचना पड़ता, डिसाइड करना पड़ता? नहीं, केवल एक ही यूज़ है, तो अगर मिल्क है तो यूज़ कर लेते, नहीं है तो नहीं करते, मतलब डिसाइड नहीं करना पड़ता। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो इसी प्रॉब्लम और इश्यूज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं और हमारी इच्छाएं हैं अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज जो हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करती है। कौन सी? इंडिविजुअल लेवल के। यानी एक कंज्यूमर है, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरी जेब में 100 रुपये हैं, उन 100 रुपये में क्या क्या खरीदूँ या कैसे खरीदूँ कि जो मेरी इच्छा है
वो संतुष्ट हो जाए, जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूँ वो संतुष्ट हो जाए। ये मेरी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में पता लगाते हैं, इस बिहेवियर के बारे में। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास करती है तो क्या क्या डिसाइड करती है, उसे क्या क्या सोचना और डिसाइड करना पड़ता है। जब वो इन सब चीज़ों से डील करती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उस बिहेवियर को पढ़ेंगे कि सरकार क्या करती है और क्या करेगी। ठीक है। तो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है अर्थशास्त्र की जो उन आर्थिक मुद्दों, व्यक्तिगत आर्थिक मुद्दों को का अध्ययन करती है। जैसे कि एक व्यक्तिगत एक सिंगल व्यक्ति है, या एक फर्म है, कंपनी है, या एक इंडस्ट्री है सिंगल। इसके अलावा जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है एक पूरी इकोनॉमी एज ए होल के बिहेवियर को या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को। जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बेरोजगारी हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी, पूरे इंडिया की इकोनॉमी हो गई, अमेरिका की इकोनॉमी हो गई, बांग्लादेश की हो गई, श्रीलंका की हो गई, चाइना की हो गई। इनको अगर हम पूरी इकोनॉमी के एज ए होल पढ़ेंगे या उनका डिस्कस करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को या फिर इशूज़ को, तो दैट कम्स अंडर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर वो आ जाता है। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव का हिंदी में मतलब होता है धनात्मक अर्थशास्त्र। धनात्मक अर्थशास्त्र, आप इससे क्या समझते हो? तो धनात्मक अर्थशास्त्र का मतलब होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द फैक्ट्स अबाउट द इकोनॉमी। केवल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम केवल फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? जैसे मैं कहूँ कि पॉवर्टी अपने देश में 21% है, तो अब 21% है, ये अच्छा है या बुरा मैं नहीं बता रहा। मैं कहूँ कि हमारे देश में बेरोजगारी दर 5% है, यानी 5% लेबर फोर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा है या बुरा है, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स केवल हमें बताती है कि क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के, क्या प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, एंड सो ऑन। अब हम जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें हमें यह बताया जाता है कि क्या है, व्हाट इज। हमें यह नहीं बताया जाता कि व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे देश में 21% गरीबी है, तो हम ये नहीं बता रहे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि 21% से कम होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, हम बता रहे हैं कितनी है। तो केवल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स की बात होती है, ये वैल्यू जजमेंट इसमें नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, यानी इसको नॉर्मेटिव को यानी मानक अर्थशास्त्र बोल दो या नियामक अर्थशास्त्र बोल दो। ये वैसी इकोनॉमिक्स है जो हमें कंसर्न, इट इज़ कंसर्न विद दी व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। और इसको देखो एक बार, क्या होना चाहिए, या इसमें आता है कि व्हाट शुड बी, इट एग्जामिन्स रियल इकोनॉमिक इवेंट्स फ्रॉम मोरल और एथिकल एंगल्स। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम मतलब ये वैल्यू जजमेंट्स भी देता है, और इट्स नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स और प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स टू करेक्ट अनडिजायबल हैपनिंग्स। मतलब जो गलत, जैसे अगर हम इसमें बोले कि अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी है 5%, तो इसमें हम बताया जाएगा, मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये भी बताएगी कि 5% से कम होनी चाहिए। या प्राइजेज, अगर इन्फ्लेशन है अपने देश में, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, तो उसको प्राइजेस को कम करना चाहिए, ये हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। इट पासिस वैल्यू जजमेंट्स, इसमें वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में काम आएगा क्वेश्चन। इसके बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही है जो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने अभी बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स वही है कि व्हेन यू हैव टू डिसाइड, तो आपको डिसाइड कब करना पड़ेगा, चॉइस, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे उन लिमिटेड मीन्स के, यानी रिसोर्सेज के। मीन्स लिमिटेड मीन्स मतलब रिसोर्सेज, और आपके पास अनलिमिटेड वांट्स होंगी, यानी इच्छाएँ तो असीमित है ना, हमें बहुत कुछ करना है। हमें अगर हमारे पास देश में 1000 करोड़ रुपए हैं या 20 लाख करोड़ रुपए हैं बजट के, लेकिन हमें करना तो बहुत सारा काम है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो चॉइस आ गई ना। तो व्हेन यू हैव द चॉइस, है ना, जब आपको अपनी चॉइस या सिलेक्शन करना हो, चॉइस सिलेक्शन, देन इट कम्स इकोनॉमिक, देन देयर इज इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो जनरेट होती है, जैसे कि इसमें है, वो इसीलिए होती है क्योंकि ह्यूमंस की वांट्स अनलिमिटेड हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, आपको कई तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो इसमें
अगला पॉइंट आ जाता है कि इकोनॉमी क्या है। तो देखो इकोनॉमी क्या है, एक इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोग अपनी लिविंग के लिए अपना लिविंग वो करते हैं, अर्न करते हैं, या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपना लिवलीहुड वो करते हैं, अपना अर्न करते हैं, या जैसे भी वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, एक्सचेंज की और इन्वेस्टमेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये भी अपने आप में एक छोटी छोटी इकोनॉमीज़ हैं। दिल्ली की इकोनॉमी बड़ी है कि छोटी है, मुंबई की इकोनॉमी बड़ी है कि छोटी है, आपकी पंजाब की इकोनॉमी हरियाणा की इकोनॉमी से बड़ी है कि छोटी है, बांग्लादेश या बंगाल की इकोनॉमी यूपी की इकोनॉमी से बड़ी है कि छोटी है। आप यूपी में चले जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी, मान लो आप किसी विलेज की इकोनॉमी, जैसे आपने 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि पालमपुर की कहानी, तो पालमपुर एक गांव है, वो उसकी एक अपनी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोग रहते हैं, अपनी लिवलीहुड कमाते हैं, अर्न करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके, प्रोडक्शन करके, कंजम्पशन करके, एक्सचेंज करके, इन्वेस्टमेंट करके। तो एन इकोनॉमी कैन बी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। देखो एक अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, पूंजीवादी हो सकती है, समाजवादी हो सकती है, या मिक्स्ड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। डिपेंड करता है कि इसमें गवर्नमेंट कितना इंटरवेन करती है, या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या प्राइवेट लोग हैं उनके हाथ में कितने रिसोर्सेज हैं, इसी पे डिपेंड करता है। तो देखो थोड़ा सा ब्रीफ व्यू में दे देता हूँ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीपतियों का बोलबाला होता है, जिसमें निजी व्यक्तियों के हाथ में सभी संसाधन होते हैं। सरकार का कोई इसमें खास रोल होता नहीं है। सरकार केवल थोड़ा सा लो वो बनाने में, और ये मतलब बहुत ही कम रोल होता है सरकार का। सारी चीज़ें प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसमें ज़्यादातर इनइक्वालिटी पाई जाती है इस तरह की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग होते हैं वो अमीर होते चले जाते हैं, और जो कम प्रॉफिट कमाने वाले या फिर जिनके अंदर नहीं होता वो सब गरीब होते चले आएंगे, और अमीर अमीर होता चला जाएगा और इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो पॉवर्टी होती है, पुअर लोग होते हैं, उनकी नेसेसिटीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही। अगर कैपिटलिस्ट या पूंजीपति लोगों को बियर या शराब बनाने में फ़ायदा है तो वो शराब बनाएंगे, दवाई नहीं बनाएंगे, ऐसा इसमें होता है। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सभी संसाधनों पर नियंत्रण दूसरी तरफ किस पर है, तो सरकार पे। अब इसमें निजी व्यक्तियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। सरकारी कंपनी, सरकारी बसें, सरकारी ट्रेन, सरकारी टेलीकॉम कंपनीज हो गई, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सब कुछ सरकारी। गवर्नमेंट रिसोर्सेज सारे गवर्नमेंट के हाथ में है, इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज। प्राइवेट लोग नहीं है। मतलब अब तो ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं रही है, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट रोल बहुत ज़्यादा होता है। लाइसेंस से ले लो, कोई कुछ भी बिजनेस करना है गवर्नमेंट से आदेश लेने हैं या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट का पूर्ण कंट्रोल है। हालांकि पहले चाइना, रशिया ये सब कंप्लीट सोशलिस्ट इकोनॉमी, बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना चालू किया और प्राइवेट लोगों को भी कंपनीज खोलने के लिए इन्होंने मोटिवेट किया। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप कंप्लीट सोशलिस्ट बन जाओगे तो भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, कंप्लीट प्राइवेट या कैपिटलिस्ट बन जाओगे तो भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसीलिए मतलब ग्रो का मतलब पूर्ण तरह से डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे बोला था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे बोला जाए, तो ये नहीं हो पाता है। तो और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, वही जो अब सब अर्थव्यवस्था हो गई हैं। जैसे इंडिया है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ही अपनाया था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकारी कंपनीज यानी सरकारी गवर्नमेंट कंट्रोल और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों एक साथ होंगे। तो पूंजीपति भी होंगे और सरकारी कंपनीज भी होंगी, यानी सरकार का भी कंट्रोल रहेगा और सरकार इंटरवीन भी करेगी। यानी प्राइवेट प्लेयर्स पे पूरा वो नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में पूरे कंट्रोल नहीं है, सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है कभी भी। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, आप आज की डेट में चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, सभी ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर हैं। वो इंटरवीन करते हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी ज़्यादा गलत काम करती है तो उसको इंटरवीन करते हैं, रोकते हैं। और ये ध्यान दिया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं बताना भूल गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें पूरा जो रोल होता है, पूरा जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सामाजिक कल्याण है, तो उसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था या कंपनीज को रन करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे होगा जब आप प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे, है ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, जबकि प्राइवेट यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, प्रॉफिट। तो दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा हो जाते हैं, तो उसका में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो होता है वो थोड़ा कामयाब हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। अभी हमने पीछे पढ़ लिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो वही होती हैं, आर्थिक समस्या जो आपको भी फेस करनी पड़ रही है, मुझे भी फेस करनी पड़ रही है, अंबानी को भी फेस करनी पड़ रही है। अगर अंबानी के पास कहीं लाख हज़ार करोड़ पैसा है तो भी उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि
वो क्या करना चाहते हैं, चॉइस करनी पड़ेगी। सोर्सेस रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन वांट्स तो अनलिमिटेड है, या जो काम करने हैं वो तो अनलिमिटेड है, या जो हम करना चाहते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सबके पास है। अब सवाल उठता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बोलते हैं आर्थिक समस्या। तो सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब होता है विच एवरी कंट्री हैज़ टू फेस, जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें क्या उत्पादन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। क्या उत्पादन का से मेरा मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, और व्हाट टू प्रोड्यूस से मेरा मतलब है कि कौन कौन सी गुड्स बनाई जाए, कि क्या मशीनें बनाई जाएँ, क्या नेसेसरी गुड्स बनाई जाएँ, क्या दवाइयाँ बनाई जाएँ, क्या कपड़े बनाए जाएँ, क्या लोहा बनाया जाए, क्या बनाया जाए। क्या दूसरा सवाल उठता है ये बनाना है, जो भी बनाना है, कपड़े बनाने हैं, खाने की चीज़ें बनानी है, दवाइयाँ बनानी है, जो भी बनानी, कैसे बनाई जाए। अब दो तरह की टेक्निक होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक होती है जिसमें लेबर का प्रयोग ज़्यादा होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेबर का कम होता है। अब ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि उत्पादन कैसे करें। कैसे का मतलब है लेबर से ज़्यादा करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी लोगों का ज़्यादा प्रयोग करें, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करें। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अच्छी रहेगी, और लेबर कम है, लेबर कम है, पैसा ज़्यादा है, तो मशीनें ज़्यादा प्रयोग में लिया जाएंगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ लोग कम है, न्यूजीलैंड है। तीसरा सवाल उठता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब सवाल उठता है कि जनसंख्या कैसी है। अगर जनसंख्या में ज़्यादा लोग गरीब हैं तो गरीब लोगों की टाइप की वस्तुएं बनाई जाएंगी, और गरीब की जगह अमीर ज़्यादा हैं इकोनॉमी में, तो अमीर के टाइप के लोगों की वस्तुएं ज़्यादा बनाई जाएंगी। तो ये हमें सेंट्रल प्रॉब्लम हर इकोनॉमी की होती है। तो एक बार मैं इससे पढ़ देता हूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स of an economy are the problems of fuller and efficient utilization of resources to satisfy maximum numbers needs। मतलब हमें रिसोर्सेज का मतलब जनरल प्रॉब्लम का मतलब यही है कि हम किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली और एफिशिएंट यानी कुशलतम प्रयोग कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को या इच्छाओं को संतुष्ट कर सकें। और ये सभी प्रॉब्लम्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऐसे व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोड्यूस क्या है। पहली समस्या ये है कि इकोनॉमी में क्या गुड्स एंड सर्विसेज बननी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में बननी चाहिए। कंट्री को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे लग्जरी गुड्स बनानी चाहिए या फिर कंज्यूमर यानी कंज्यूमर गुड्स, या फिर मशीनें बनानी चाहिए, कैपिटल गुड्स बोलते हैं मशीनों को, किस तरह की वस्तुएं बनाई जाए। दूसरा सवाल उठता है कि हाउ टू प्रोड्यूस यानी कैसे बनाई जाए। अब दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने बताया कि दो टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हिंदी में बोल देते हैं कि श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। तो कौन सी तकनीक से बनाई जाए। भाई इंडिया जैसी कंट्री है, बांग्लादेश जैसी कंट्री है, पाकिस्तान जैसी कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एशियन मतलब साउथ एशियन कंट्रीज बोल सकते हैं हम, तो भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अदर कंट्रीज जहाँ पॉपुलेशन कम है तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बेटर रहेगी, जहाँ मशीनों का प्रयोग ज़्यादा सही रहेगा। किसके लिए प्रयोग किया जाए तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी एक समस्या है इसमें। तो वही है मैंने बताया कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उससे सही हो, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस इट्स अ प्रॉब्लम कंसर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका जो फॉर होम टू प्रोड्यूस है इसमें एक और है कि जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके मतलब किसके लिए हो, यानी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब है, इसको एक बार देख लो। इसके बाद आता है सवाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, अब एक बात बताओ, आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ सेक्रीफाइस करके देख रहे होंगे, अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। हो सकता है मूवी देख रहे होते, हो सकता है कहीं बाहर जा रहे होते हो, कुछ कर रहे होते, तो आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। उस सेक्रीफाइस को ही बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने ये वीडियो देखने के लिए वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ 10,000 रुपये की, वो मैं 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस 10,000 रुपये की इस 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए मैंने पीछे 8,000 रुपये की नौकरी छोड़ी थी। इस नौकरी को करने के लिए मैंने सेक्रीफाइस कितने का किया, 8,000 रुपये का। तो मैंने इस नौकरी को पाने के लिए अपनी कितने की नौकरी, मैंने अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास थी वो मैंने छोड़ी 8,000 रुपये की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी कितनी हुई, इस नौकरी की मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 8,000। यानी अगर मुझे इस नौकरी में 8,000 से भी कम मिले तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8,000 है, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि मुझे 8,000 से ज़्यादा ही मिले। समझ रहे हो आप बात को। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने सेक्रीफाइस किया इसमें, इस प्रेजेंट जॉब में या प्रेजेंट चीज़ जो हम कर रहे हैं उसके लिए,
यानी हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसको एक किसान के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम, क्योंकि हमें इसमें एग्जाम्पल में हमें किसान वाला ही, हमें फार्मर वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। मान लो एक किसान के पास खेत है, उन्होंने उस खेत पे राइस भी उगा सकते हैं, वीट भी उगा सकते हैं। राइस उगा सकते हैं, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ 50 kg, और वीट उगा सकते हैं 80 kg। मान लो किसान ने 80 kg वीट उगा दिया, गेहूँ, तो इस वीट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, 50 kg राइस, क्योंकि वो 50 kg राइस भी उगा सकते थे, लेकिन उगाया नहीं, लेकिन उगा सकते थे। तो इस 80 kg वीट का यानी 80 किलो गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, जो हमने छोड़ा, जो हमने सेक्रीफाइस किया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था हमारे पास, वो हमने सेक्रीफाइस किया, वो था 50 किलो राइस। यानी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता लग गई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। फॉरगोन मतलब छोड़ा गया, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फॉर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक, अब कुछ एमसीक्यूज करके देख लेते हैं। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से किसके जो है रिसोर्सेज के क्या फीचर होते हैं। तो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे लिमिटेड सप्लाई में होते हैं, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, और उनका अल्टरनेटिव यूजेस होता है। तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। अगला सवाल है हमारा कि स्कैसिटी जो होती है वो ये चाहती है, ये रिक्वायर्स करती है कि पीपल को विच ऑफ द फॉलोइंग करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, मेक चॉइसेस या कंपटीशन। तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। जब स्कैरसिटी होगी ना, अभाव होगा, स्कैरसिटी को हिंदी में अभाव बोलते हैं, अभाव यानी कमी, तो आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी क्या करा जाए इन रिसोर्स से। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में क्या सही है। तो इकोनॉमिक सिस्टम होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ ए कंट्री। तो आंसर क्या है आपका, तो आंसर है थर्ड, बोथ है एंड बी। अगला सवाल है कि मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। सबसे बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। तो बोथ ए एंड बी, कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं ये। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फीचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स जो हमारी इच्छा होती हैं उनका क्या फीचर नहीं है। हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, इसका क्या नहीं है, नोट। तो लिमिटेड हमारी वांट्स नहीं है, रिकरिंग कॉन्टिन्यूस हैं हमारी। तो आंसर है, तो फिफ्थ का आंसर हमारा है ए एंड बी, सी आंसर है, ए और बी। यानी हमारी, सॉरी ए और बी नहीं, हमारा आंसर सिर्फ ए है, क्योंकि हमारी जो वांट्स है ना वो कॉन्टिन्यूस है, रिकरिंग नहीं, कॉन्टिन्यूस है। ठीक, अगला सवाल है प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स। देखो यही थे जिन्होंने, जिनकी सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशन दी गई है ना इकोनॉमिक्स की, वो ये वाली दी गई है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको जो स्टडी वो है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स। अभी पहले सवाल पढ़ लेते हैं। जो मीन्स है यानी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्केर्स हैं, अनलिमिटेड हैं, या अनडिफाइंड हैं, या ऑल ऑफ दीज हैं। देखो भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो नहीं है, मीन्स यानी रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो आंसर हो गया 6 का ए। ठीक, अब मैं बता देता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ हैं। उसके बाद डेविड रिकार्डो आए। उसके बाद सबसे पहले 1776 यानी 1776 में आए थे हमारे एडम स्मिथ की बुक आई थी। उसके बाद 1817 यानी 1870 में डेविड रिकार्डो की बुक आई थी। ठीक है, इसके बाद और आते गए वो आते गए, अल्फ्रेड मार्शल आते गए 1890 में। उसके बाद और इकोनॉमिस्ट आ गए। तो हमारे ये जो लियोनेल रॉबिन्स आए थे, इनकी जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स है साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज विच हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो क्या वजह है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या से। स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, ये है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और अनलिमिटेड वांट्स है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया हमारा, समझ गए एक बार। अगला सवाल है कि देयर आर मेनी इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड विच आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, दीज इकोनॉमीज फर्दर फोकस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। इन दिस वे दीज इकोनॉमीज विल बी एबल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वंस फॉर ऑल। क्या जो इतनी सारी इकोनॉमीज़ हैं जो टेक्निकली इतनी एडवांस हैं, इतनी डेवलपमेंट, नई नई डेवलपमेंट पर चाह रही हैं, नई नई टेक्निक्स आविष्कार कर रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसको एक ही बारी में ख़त्म कर दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फॉल्स है ये। फॉल्स इसलिए है कि
कोई कितनी भी डेवलप हो जाए कंट्री, वो अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज कैसे कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके फॉल्स था। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहला ये एक सवाल इसमें ऑप्शन है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम तो होता है, और प्लान इकोनॉमी का मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्लान करती है ना गवर्नमेंट सब कुछ। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मार्केट इकोनॉमी बोलती है, क्योंकि इसमें सब कुछ मार्केट के आधार पर होता है। अगर मार्केट में डिमांड है कि शराब बनाई जाए तो पूंजीपति शराब बनाएंगे, अगर शराब अफीम की डिमांड है तो अफीम बनाई जाएगी। इसमें सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना। तो मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट स्कैरसिटी अप्लाइज टू। स्कैरसिटी किस पे अप्लाई होती है। सवाल का आंसर पहला ऑप्शन है कि मनी पर अप्लाई होती है बट टाइम पर नहीं होती, टाइम पर अप्लाई होती है बट मनी पर नहीं होती, मनी और टाइम दोनों पे अप्लाई होती है, दोनों पे नहीं होती। देखो स्कैरसिटी, मनी भी स्कैर्स है, टाइम भी स्कैर्स है, सब पे अप्लाई होती है स्कैरसिटी। ठीक है, बट आंसर के लिए हमारे जो ये है, इसमें जो इसके एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट स्कैरसिटी हम इसमें अप्लाई करते हैं मनी पर। ठीक है, क्योंकि मनी को हम रिसोर्सेज मानते हैं और रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो मनी हमारे पास स्क्वायर्स है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 11वां 11th, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक किसी स्टडी है, चॉइसेस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओनली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस गुड्स टू दोज इन नीड, वेज टू रिड्यूस द वांट्स टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी। अब इसका मतलब समझ लो पहला कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है। क्या हम जो चॉइसेस करते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से, या इकोनॉमिक किसकी स्टडी है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करना, या सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस करना, या फिर अपनी वांट्स को रिड्यूस करना टू स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हटाना। तो आंसर है इसका बी, हमारी जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसका वो स्टडी करना। ठीक, अगला सवाल है हमारा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस आर वन एंड द सेम थिंग। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेम है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पार्शियल ट्रू है, फॉल्स है, ये इनकॉम्पिटेंट स्टेटमेंट है। तो ये इनकॉम्पिटेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे हम कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिकली वही हैं, चॉइस की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही हैं, प्रॉब्लम की चॉइस की प्रॉब्लम ही है, हमें क्या करना है। बट ये कम्प्लीटली ट्रू भी नहीं है, कम्प्लीटली फॉल्स भी नहीं है, ये स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है। अगला सवाल है कि देयर आर कितनी टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। तो 3 टाइप्स की सेंट्रल में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। अगला सवाल है हमारा कि किस प्रॉब्लम, विच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी प्रॉब्लम जो है सेंट्रल प्रॉब्लम है वो टेक्निक को सिलेक्ट करना पड़ता है हाउ टू प्रोड्यूस में। बी आंसर है इसका, कैसे उत्पादन किया जाए जो टेक्निक है उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या पूंजी प्रधान टेक्निक का उपयोग किया जाए। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे मैंने बताया था कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है, यानी किसको गुड्स एंड सर्विसेज मिलनी है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात आएगी तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये ध्यान रखना। आय का वितरण की बात आएगी तो किसके लिए उत्पादन किया जाए वाली समस्या से ये रिलेटेड है। अगला सवाल है कि द फैक्ट दैट पीपल विद हायर इनकम गेट्स हायर कंज्यूम मोर गुड्स एंड सर्विसेज एड्रेस द क्वेश्चन। ज़्यादा इनकम वाले लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, ये कौन सी है, व्हेन टू, व्हेन, वेयर, फॉर होम और हाउ। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली ये वो है, प्रॉब्लम है ना। अब इसमें वैसे इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसका आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें अगला सवाल है कि इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स 2000 रुपये की गुड्स प्रोड्यूस बाय 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये तो पता ही है हम सबको कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर। तो यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और उद्यम, है ना, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो ये चारों चीज़ें होती हैं। जब इन्होंने प्रोडक्शन किया 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये की कोई प्रोडक्शन किया तो लेबर ने 500 रुपये मिले लेबर को। तो सवाल यही है कि अगर 2000 रुपये का प्रोडक्शन होगा तो लेबर को 500 रुपये मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अब हमें कैसे पता कि किसको कितना मिलेंगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। द रीजन्स फॉर द राइज इन जनरल प्राइस इन द इकोनॉमी,
अगर इकोनॉमी में जनरल प्राइस बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में, तो क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है? इनइक्वालिटी घट रही है अर्थव्यवस्था में, क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है? या मेंटेनिंग कर रहे हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर वगैरह कितना है इसका मेंटेन करना है, इसके बारे में क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है? तीनों में से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट का मतलब है एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, उसके बारे में बात करना, या उसकी प्रॉब्लम्स या उसके इश्यूज पे बात करना। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, जनरल प्राइस लेवल, पूरी अर्थव्यवस्था की कीमत, इनइक्वालिटी पूरी अर्थव्यवस्था में, या पूरे अर्थव्यवस्था में फॉरेन रिजर्व कितना है। तो इसका आंसर वैसे डी होना चाहिए। अगर एक सवाल, एक इसमें स्टेटमेंट है, मैंने इसमें देखा नहीं ठीक से, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी नहीं लिखा, ठीक है, तो ये वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल की इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात हो रही है इंडिविजुअल की, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है बाकी को छोड़ के, फॉलोइंग एक्सेप्ट किसको फोकस नहीं करता, तो ये ढूंढना है। तो बाइंग और सेलिंग डिसीजन है एक इंडिविजुअल के, सेलर के, कंज्यूमर और सेलर के, तो ये इंडिविजुअल है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, नहीं इसे छोड़ते हैं एक बार। इफेक्ट ऑन टोबैको सेल्स ऑफ एन इंक्रीजिंग सिगरेट, टैक्स ऑन सिगरेट, अगर सिगरेट पर टैक्स लग जाए तो हमने इलास्टिक डिमांड में पढ़ा है, या इलास्टिक सप्लाई में भी पढ़ेंगे कि अगर सिगरेट पर टैक्स लग जाए तो सिगरेट महंगी हो जाएगी और टबैको सस्ता हो जाएगा, या टबैको पर क्या से टबैको के सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सिगरेट पर टैक्स बढ़ जाए, तो ये एक इंडिविजुअल मसला है। और हायरिंग जो कर रहा है एक डिसीजन, एक बिजनेस फर्म, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर इफेक्ट की बात करें हम अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई के बढ़ने से, यानी देश में अगर नोट ज़्यादा छाप दी जाए गवर्नमेंट, या मनी सप्लाई ज़्यादा कर दे इकोनॉमी में, तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये तो पूरी अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आंसर है बी, ये इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको डील नहीं करता मनी सप्लाई वाले को, ठीक है। अगला सवाल है कि जो न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडलाइंस, जो हेडलाइंस होती हैं वो सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, वो केवल फैक्ट्स बताती हैं, वो ये नहीं बताती कि क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करती। फॉल्स, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस ऐसी भी होती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट इसमें सिस्टम यह है कि ये इनकॉम्पिटेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हेडलाइंस होती है ना हमारे न्यूज़पेपर में, किसी में भी आर्टिकल्स में तो होती है बात है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो हेडलाइंस जो होती हैं उसमें कंप्लीटली हम कह नहीं सकते। बट ये तो आपको पता है ना डेफिनेशन के हिसाब से, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो हमें फैक्ट्स बताती है केवल क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी मानक अर्थशास्त्र हमें बताता है क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है ये वाला कि एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन में छपा कि गेटिंग इंश्योरेंस फॉर रेन डैमेज कार्स एन अपील टास्क। अब ये स्टेटमेंट है, गेटिंग इंश्योरेंस फॉर रेन डैमेज कार्स एन अपील टास्क, मतलब अगर बारिश से जो कार दुर्घटना मतलब क्षतिग्रस्त होगी, खराब होगी, उसका इंश्योरेंस प्राप्त करना तो काफ़ी मुश्किल कार्य है। तो ये स्टेटमेंट है, ये कौन सी है स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में है, मतलब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, जनरल इकोनॉमिक्स है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये जजमेंट दे रहा है, ये जजमेंट बता रहा है ना कि ये मुश्किल काम है ना, सॉरी ये जजमेंट नहीं दे रहा, मतलब ये हमें बता रहा है कि क्या है मुश्किल काम, क्या है व्हाट इज़। लेकिन अगर ये बोलता कि इंश्योरेंस मिलना चाहिए फॉर रेन डैमेज कार्स, मतलब ये वैल्यू जजमेंट देता कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर इसके बारे में बात है तब वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात होगी, क्या हो रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना, तब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस रिलीफ पैकेजेस फॉर माइग्रेंट लेबरर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ 2020। दिस स्टेटमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस की है 2020 के जो पेंडेमिक हुआ था उसमें माइग्रेंट लेबरर थे उनके लिए। तो ये कौन सी स्टेटमेंट, क्या ये जनरल स्टेटमेंट है, क्या पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, तो आंसर है जनरल स्टेटमेंट है। ये ना तो ये बता रहा है कि क्या होना चाहिए, ना ही ये बता रहा है कि क्या हुआ है, ये तो एक रिलीफ पैकेज है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। अगला सवाल है कि ड्यूरिंग दी कोविड-19 पेंडेमिक देयर वाज नेशन वाइड लॉकडाउन विच लेड टू माइग्रेशन ऑफ लेबर अक्रॉस द स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू रिड्यूस द माइग्रेशन ऑफ पीपल, यानी स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए था स्टेप ताकि माइग्रेशन ऑफ लेबरर को वो करते। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए टाइप की बात आ रही है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है। बट हमारे को जो होता है वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट
ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए था, क्या लेना चाहिए था स्टेप्स, तो इसमें आंसर तो यही है 26 का डी। ठीक है। अगला सवाल है कि पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हम ये कहते हैं कि जो कोविड-19 पेंडेमिक जो तीसरी लहर है वो रोकी जा सकती है अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव या कैसी है? तो ये हमारी है पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि ये अच्छा हो, अच्छी बात है तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, नहीं। पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि क्या होता है, क्या होगा, व्हाट इज। अब ये सीधा बोल रहा है कि ऐसे करने से ऐसा होगा, तो बस ये पॉजिटिव है। ये नहीं बोल रहा कि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा, तब वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता। अगला सवाल है कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या सम ऑफ अकाउंटिंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग और क्या है? तो देखो, ये अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो। आपका एक घर है, आपने 2 लेबर काम पे रखी और जीन्स बना के बेची, तो वो जीन्स 2 लेबर ने जो बना के बेची, आपका घर था, कोई किराया तो देना नहीं पड़ रहा था, आप घर में खुद काम पे लग रहे थे, आपके घर में 2 भाई थे, वो भी काम में लग रहे थे, उनको आपको सैलरी नहीं देनी पड़ रही थी। ये जो बाहर से 2 आए थे, इन्हें 8-8 हज़ार रुपये सैलरी देनी पड़ रही थी, तो कितने हो गए? सिंप्लिसिटी के लिए लगा लेते हैं, 5-5 हज़ार दोनों को सैलरी देनी पड़ रही है, तो 10 हज़ार हो गई टोटल सैलरी। तो एक तरह से जितने भी आपने एक महीने में प्रोडक्शन किया, उसकी जो कॉस्ट आई, मान लो इसमें 10 हज़ार ये हो गई, रॉ मटेरियल आपने 10 हज़ार का खरीदा था, तो 10 हज़ार ये टोटल आपकी कितनी हो गई कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई 20 हज़ार रुपये। ये हो गई अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक, अकाउंटिंग कॉस्ट मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक बार, ये 20 हज़ार हो गई तुम्हारी अकाउंटिंग कॉस्ट। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भाई? ये आपने घर यूज़ किया, अगर किराए पे लेते तो हो सकता है ये भी आपको 2 हज़ार रुपये का, सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ, 2 हज़ार रुपये का यूज़ होगा। आपको ये जो घर की जो लेबर मिल गई, अगर इनको भी आप पैसे देते तो ये भी 5-5 हज़ार रुपये के होते, बाहर से करते तो 10 ये और 2 ये 12 हज़ार। तो आप अगर ये जोड़ोगे 12 हज़ार इसमें, तो ये हो गया 32 हज़ार। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जोड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, अगर आप ये घर कहीं पे किराए देते थे किसी और को, तो 2 हज़ार तो आते। ये दोनों बच्चे जो हैं, ये दोनों लड़के जो हैं, ये काम करने जाते बाहर, तो पैसे तो लाते। तो इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी गंवाई है आपके साथ काम करने की वजह से, और आपने जो घर जो यूज़ किया है, इसकी जो अपॉर्चुनिटी किराया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, आपने वो गंवाया है अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए, इसका भी तो कुछ कॉस्ट है। इसको कॉस्ट को अगर हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हो गई 12 हज़ार रुपये, और आपकी जो एक्चुअल अकाउंटिंग कॉस्ट आ रही थी वो 20 हज़ार रुपये, 20 और 12 32 हज़ार, तो टोटल कॉस्ट आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई 32 हज़ार रुपये। तो हमें पता लग गया कि इकोनॉमिक कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी और अकाउंटिंग कॉस्ट दोनों जुड़ जाती हैं, जो कि इसमें थी 20 हज़ार और ये 12 हज़ार। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? तो देखो, आपको पता होगा, अब एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वाइल मैक्रो इकोनॉमिक डजंट। नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, या इकोनॉमिक के फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनको डिस्कस नहीं करती है, छोटे लेवल पे बात करती है। इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फैक्ट्री, इंडिविजुअल व्यक्ति, सेलर, इंडिविजुअल बायर। तो ये तीसरा ऑप्शन, मेरे को इसमें वीडियो पॉज हो गई थी तो पता नहीं लगा कौन सा ऑप्शन पढ़ा है, तो एक बार देख लेते हैं। तो जो मैक्रो दूसरा ऑप्शन है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते, गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी इंडिविजुअल प्राइस के इफेक्ट नहीं बात करते हम। चौथा ऑप्शन जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लोग के फर्म के डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एंटायर नेशनल इकोनॉमी के डिसीजन पर बात करते हैं। तो ये आंसर ठीक है, बट आंसर की में ये आंसर दे रखा है, तो इसका आंसर दे स्कूल डिफरेंट थॉट्स, तो देख लो आप। ठीक है। अगर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन इंडिविजुअल मार्केट इज प्राइमरीली अ कंसर्न ऑफ। अब देखो, इंडिविजुअल मार्केट की बात आ रही है, तो इंडिविजुअल मार्केट में जो प्राइस डिटर्मिन होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं, है ना। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, वो प्राइस डिटर्मिनेशन की भी थ्योरी होती है, क्योंकि हम जैसे मान लो एक एप्पल है, उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसका प्राइस डिटर्मिन हो रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन की जो थ्योरी है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम डिटर्मिनेशन की थ्योरी बोलते हैं।
क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर नेशनल इनकम और उसकी इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए हम इनकम डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको बोल देते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एक इंडिविजुअल है जब अपनी इनकम सेव करता है तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है गलत? तो आंसर है ट्रू। ऐसा क्यों है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे आप अगर एक इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इकोनॉमी में सभी लोग सेव करने लग जाएंगे, इकोनॉमी में सभी लोग सेव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे, तो कंजम्पशन नहीं होगा, तो आपके बगल वाले आसपास के जो दुकानें हैं, स्टोर हैं या पनवाड़ी हैं, जो जिनका सामान नहीं बिकेगा, फर्दर उनकी इनकम डाउन हो जाएगी, तो जिनसे वो सामान खरीदते थे उनकी कंजम्पशन, मतलब उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, उनकी इनकम कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी में ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्लो डाउन आ जाएगा। यानी सब लोग अगर सेव करते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इंडिविजुअल सेव करता है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मान लो आज वो सेव करता है, कल को मशीन खरीद के अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ाता है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो वो अच्छा है। इसी को बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब है कि माइक्रो लेवल पर तो सेविंग करना ठीक माना जाता है, बट ये इसको मैक्रो लेवल पर लीकेज माना जाता है। जो इकोनॉमी होती है ना, एक इकोनॉमी में सर्कल होता है, इनकम, कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट, और ये इकोनॉमी ये घूमती रहती है। इसमें से अगर आप पैसा निकाल लोगे 100 रुपये, तो ये लीकेज हो गया। सेविंग, किसी व्यक्ति ने 100 रुपये की सेविंग कर ली, बचा लिए पैसे खर्च करने की बजाय, तो ये लीकेज हो गया, तो लीकेज माना जाता है इसको। अगला सवाल है आपका कि थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो आंसर है ट्रू, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, अगर अलग थोड़ी है। अगर एक व्यक्ति अमीर हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर, वो भी उसकी इनकम है, मतलब वो ट्रू है ये, ठीक है। अगला सवाल कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो जैसे बताया था कि हाईएस्ट वैल्यूड आउट फोरगोन, ऑल्टरनेटिव फोरगोन। तो आपने जो अपनी अपॉर्चुनिटी गवाई है उसकी कॉस्ट, आपने मान लो एक चपरासी है, वो 10,000 रुपये की जॉब कर रहा है, लेकिन वो कहीं और 8,000 रुपये की नौकरी कर सकता था, लेकिन वो छोड़कर यहाँ पर नौकरी कर रहा है। तो उस 10,000 रुपये की नौकरी के लिए जो उसने गवाया, जो अपॉर्चुनिटी उसने गवाई, उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या थी? 8,000 रुपये। यानी यहाँ पर काम करने की अपॉर्चुनिटी क्या है? 8,000 रुपये। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, या हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव फोरगोन, जो सेक्रीफाइस किया है, छोड़ा है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि वियान जो है उसने डिसाइड किया ज्वाइन करने के लिए एनसीसी कैम्प दिस ईयर विच रिक्वायर्ड एंट्री लेवल फी। तो उसने वियान ने एनसीसी कैम्प ज्वाइन करने के वो प्लान किया, 1,500 रुपये जिसके देने हैं उसे, और उसने ऑप्ट नहीं किया। मतलब हर साल वो पार्ट टाइम जॉब किया करता था 5,000 रुपये की, वो 5,000 रुपये कमा लेता था, लेकिन अब वो इस साल नहीं कमाएगा वो 5,000 रुपये। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर एनसीसी कैम्प में जाने की, एनसीसी कैम्प में जो भी वो सीखेगा, तो 1,500 रुपये तो उसने फीस दी, यही है, प्लस 5,000 रुपये वो कमाया करता था, तो टोटल 6500 रुपये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो अपॉर्चुनिटी उसने गवाई उसके बदले की ये कॉस्ट है। अगला सवाल है कि एंट्रेंस एग्जाम है, 200 क्वेश्चन हैं टोटल, ईच करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क्स देता है, और नेगेटिव आंसर के आपको 1/4 आपके कट जाते हैं। व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 30 इनकरेक्ट क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो इंटू 1/4 यानी 0.25, तो ये हो गया आपका 7.5 मार्क्स आपके कटेंगे। ये अपॉर्चुनिटी है, कॉस्ट है। इन 30 क्वेश्चन पे आपको, इन 30 क्वेश्चन की वजह से 7.5 मार्क्स नेगेटिव है आपके कटेंगे, और 30 क्वेश्चन सही होते तो आपको 30 नंबर भी मिलते। तो आपने ये जो आपने स्टेप लिया, इसके बदले आपको अपॉर्चुनिटी इसकी कॉस्ट हो गई आपकी 37, क्योंकि आपको 30 नंबर तो मिलते अगर ये सही होता, और 7.5 नंबर आपके कटे भी हैं, तो 37.5 ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपने गंवाया। अगला सवाल है कि पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है? तो जो माइक्रो में ट्रू हो और मैक्रो में फॉल्स हो, माइक्रो में ट्रू हो बट मैक्रो में फॉल्स हो, उसी को बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो का पैराडॉक्स। बाकी के ऑप्शंस बोल रहे हैं कि जो दोनों में ट्रू ना हो या दोनों में ही ट्रू हो, तो यह गलत है। तो ऐसा चीज़ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ट्रू हो रही है, मैक्रो लेवल पर गलत हो रही है, तो उसे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं। अब अगला सवाल है कि इनमें से पेयर जो करेक्ट नहीं है उसे देखना है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, और ये ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर डेल्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो पहला ही जो ऑप्शन था वो गलत था। मिक्स्ड इकोनॉमिक जो होती है उसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई नहीं करती,
मतलब सब कुछ मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ा जाता, डिमांड एंड सप्लाई पर। ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में तो कुछ रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, यानी डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। बेसिकली हम जब बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि सब कुछ मार्केट पे है। मार्केट मतलब डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बनेगा, डिमांड कम है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सप्लाई ज़्यादा है तो वो जो भी होगा। तो मार्केट पर जब डिपेंड करती है तो हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड है, मार्केट पे डिपेंड है। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। अगला सवाल है कि इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है। तो पढ़ लेते हैं एक बार कि पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इन्हें सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक डिसीजंस आर गवर्न बाय प्रॉफिट मोटिव एज पर डिसीजन बाय ऑफ सेंट्रल बैंक इकोनॉमी एंड द कंट्री। जो सेंट्रल, बिल्कुल ठीक है, जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है यानी गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, सब डिसीजन लिए जाते हैं मोटिव एज पर डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रल बैंक क्या तो करेक्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रही है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच पास वैल्यू जजमेंट इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज दे आर। नहीं, सिर्फ वैल्यू जजमेंट देती है, ठीक है। देर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन प्रेजेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये भी गलत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 9 डिग्री 0 डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, मतलब और एग्रीगेशन नहीं है इसमें, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर टू डिफरेंट इशूज़। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर टू डिफरेंट इशूज़ दैट ओनली मिक्स्ड इकोनॉमी फेस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है स्टेटमेंट। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और ये अलग अलग चीज़ें मिक्स्ड इकोनॉमी फेस करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो ये वाली स्टेटमेंट है ये ज़्यादातर ट्रू है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट देती है कि क्या होना चाहिए और क्या है, ये भी बता देती है कि इकोनॉमिक्स एंड प्रॉब्लम्स एज दे आर जो है और उनमें क्या होना चाहिए उसमें, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है।